हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्वशी को फिर एक बार लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। उस रात को जिंदल परिवार में किरण किचन में गई हुई थी और अपनी मौजूदगी में नैतिक के लिए खाना बनवा रही थी। नैतिक ने हाल ही में ऑफिस जाना शुरू किया था और नया नया काम था। इस वजह से उस पर काफ़ी प्रेशर था। किरण को अपने बेटे की काफ़ी फिक्र हो रही थी, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। बस इतना कर सकती थी कि नैतिक टाइम से खाना खाए और ठीक से आराम कर ले। किरण किचन में खड़े हुए महाराज को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, तब तक एक नौकरानी आई और उसने कहा, मैडम, आपके लिए लैंडलाइन पर एक फ़ोन आया हुआ है। काफ़ी टाइम से किरण यह चाहती थी कि जिंदल परिवार का बिजनेस और प्रॉपर्टी नैतिक को मिले, और आखिरकार जब वो वक्त आ गया था तो अब किरण को किसी की भी नहीं पड़ी थी। इसके अलावा उसे पता था कि किसने फ़ोन किया होगा। किरण ने नौकरानी से कह दिया, तुम फ़ोन पर बता दो कि मैं बिज़ी हूँ। इसके जवाब में नौकरानी ने कहा, मैडम, मैं एक बार नहीं बहुत बार कह चुकी हूँ। आज के दिन में उन्होंने कम से कम 10 बार फ़ोन किया है। वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। किरण ने चिढ़ते हुए नौकरानी से कहा, तो पूछ लेती ना कि उसे क्या बात करनी है। नौकरानी ने किरण को समझाया, मैडम, वो बोल रही हैं कि वो सिर्फ आपको बताएंगी, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। किरण लता को अच्छी तरह से पहचानती थी। किरण और उर्वशी की पहचान लता ने ही करवाई थी, और अब जब लता कह रही थी कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है तो किरण ने तय किया कि वो एक बार उसकी बात सुन लेगी। हालांकि घर के अंदर रहकर बात करने में रिस्क था, इसलिए किरण ने कॉर्डलेस फ़ोन का रिसीवर उठाया और घर के पीछे वाले बैम्बू के जंगल में चली गई। उस जगह पर कोई नहीं आता था, इसलिए किरण खुलकर बात कर सकती थी। वहां पर पहुंचकर किरण ने फ़ोन का रिसीवर कान पर लगाया और कहा, बोलो लता। सामने की तरफ से लता की आवाज़ सुनाई दी, किरण जी, मुझे आपसे मिलना है। अगर आप अभी फ्री हो तो आ जाओ। किरण ने तुरंत ही उसकी बात नकार दी। अभी नैतिक ऑफिस से वापस आने वाला है। मैं उसके लिए खाना बनवा रही हूँ, इसलिए मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तुम्हें जो भी कहना है अभी फ़ोन पर कह दो। लता को कोई जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, किरण जी, आप तो जानती ही हैं कि हम दोनों की दोस्ती कितने सालों पुरानी है। इसलिए मैं आपको सिर्फ चेतावनी देना चाहती थी कि कबीर और अंतरा की बातों में मत आना। वो दोनों एक खेल खेल रहे हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। लता की बात सुनकर किरण ने गहरी सांस ली और कहा, बस करो लता, तुम अंतरा के साथ जिंदगी भर दुश्मनी निभाओगी क्या? अब मैं समझ चुकी हूँ कि हर बार तुम किसी न किसी तरीके से अंतरा पर वार करने के लिए मेरा इस्तेमाल करती हो, पर अब बस बहुत हो गया। अब कबीर और अंतरा ने जिंदल ग्रुप का बिजनेस नैतिक को सौंप दिया है। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि परिवार की दौलत और प्रॉपर्टी में से उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अब मेरे दिल में उन दोनों के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और ना ही मुझे अब उन दोनों की पड़ी है। मैं बस अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ। यह सुनकर लता ने कहा, किरण जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी आपका इस्तेमाल नहीं किया। ये सब बातें करके आपकी सास ने पूरे परिवार वालों के कान भरे हैं ताकि हमारी दोस्ती टूट जाए। और रही बात कबीर और अंतरा की, तो हाँ, कबीर ने ज़रूर बिजनेस नैतिक को दे दिया है, पर उसने कंपनी के शेयर्स अभी तक नैतिक के नाम नहीं करवाए। वह सब कुछ आपके पति के नाम पर है। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पति की मौत के बाद सब कुछ उनके बच्चों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। और कल किसने देखा है? आपको तो पता ही है कि आपके पति अपनी माँ की हर बात मानते हैं, और आप यह भी जानती है कि आपकी सास को कबीर और अंतरा कितने पसंद है। मान लीजिए कि कल आपकी सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, और अगर उन्होंने आपके पति को बोल दिया कि परिवार की सारी प्रॉपर्टी और दौलत कबीर को मिलनी चाहिए, तब क्या होगा? परिवार की दौलत, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ वापस कबीर के पास चला जाएगा। लता की बात सुनकर किरण थोड़ी हिचकिचाने लगी। उसने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कबीर को बचपन से जानती हूँ।
अगर उसने एक बार कहा है कि परिवार का बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ नैतिक को देगा तो वो जरूर देगा। वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं। मुझे उस पर भरोसा है। लता ने अपनी दलील रखी। किरण जी मान लिया कि कबीर अपनी बात से मुकरेगा नहीं, पर अब वो अकेला नहीं है। उसकी एक पत्नी है और पूरी दुनिया को पता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अंतरा की हर बात मानेगा। और जिंदल परिवार की दौलत छोटी मोटी तो है नहीं, अरबों रुपए में होगी। एक बार के लिए मान लेते हैं कि कबीर और अंतरा दोनों को ही जिंदल परिवार की प्रॉपर्टी और बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बच्चे का क्या? जब उन दोनों का बच्चा आ जाएगा तो क्या वो अपने बच्चे के लिए लड़ेंगे नहीं, जैसे कि आप लड़ रही थी? ये बात बोलकर लता ने किरण की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, क्योंकि किरण खुद भी यह सब अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही थी। इसलिए वो ये बात समझ सकती थी। और वैसे भी ये हर एक इंसान का स्वभाव होता है। कबीर और अंतरा भी इंसान ही हैं, कोई देवता नहीं। अभी के लिए भले ही उन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली थी, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो लोग वापस नहीं आ सकते थे। और अगर कबीर और अंतरा दुनिया के सामने अपने भले इंसानों वाली इमेज को बरकरार रखना चाहेंगे तो वो अपनी दादी को बोलकर सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता था। यह सब सोचते हुए जिस हाथ से किरण ने फोन पकड़ रखा था वो और कस गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसने नर्वस होते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पति को सारे शेयर्स नैतिक के नाम कर देने चाहिए, है ना? इसके जवाब में लता ने कहा, हाँ, लेकिन यह जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। अगर आपके पति इस बात के लिए मान भी गए तब भी उनकी माँ उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि हम मिलकर बात करते हैं। मैं ये काम करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनते ही किरण सतर्क हो गई। उसने लता को ताना दिया, और इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना है या फिर अंतरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारना है? किरण उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। ये जानकर लता को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, अब मुझे कुछ और नहीं, बस पैसे चाहिए, कम से कम 10 करोड़। यह सुनकर किरण ने पूछा, इतना पैसा किस लिए चाहिए तुम्हें? इसके जवाब में लता ने कहा, अब मैं अपने बेटे पर निर्भर नहीं रह सकती। गायत्री भी जेल में है, इसलिए अब मुझे खुद ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। किरण ने कह दिया, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। लता ने कहा, मैं कौन सा आपसे अभी के अभी पैसे मांग रही हूँ? जब सारे शेयर प्रॉपर्टी दौलत नैतिक के नाम हो जाए और ये सारा मामला निपट जाए, उसके बाद आप मुझे पैसे दे देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे आप पर ज़रूर भरोसा है। मुझे यकीन है कि 10 करोड़ के लिए आप अपनी जुबान से नहीं मुकरोगी, ये मुझे पता है। यह सुनकर किरण को लगा कि यह बिना किसी इन्वेस्टमेंट की बिजनेस डील है। इसलिए किरण खुश हो गई और उसने तुरंत फैसला ले लिया। उसने लता से कहा, ठीक है, पर मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि अभी नैतिक पहुंचता ही होगा। हम कल मिलते हैं। लता और किरण ने मिलने की जगह और वक्त तय किया और फोन रखा। अगले दिन सुबह किरण उसे कैफे में थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। वो लता का इंतजार कर रही थी। उसने काफी देर से एक कॉफी ऑर्डर कर रखी थी, पर उसका ऑर्डर अभी तक आया नहीं था। तब तक कैफे के बाहर से किसी के झगड़ा करने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से तुरंत कैफे का स्टाफ बाहर भागा। ये देखकर किरण को भी गुस्सा आया और वो भी दरवाजा खोलकर बाहर गई और बोली, मैंने 20 मिनट पहले ऑर्डर दिया था, कॉफी तो दे नहीं रहे, ऊपर से सब लोग बाहर आ गए। अपने कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करते हो तुम लोग? किरण ने अपनी बात पूरी की थी, तब तक उसने देखा कि कैफे का स्टाफ जिससे बहस कर रहा था वो लता थी। हालांकि लता को पहचानने में किरण को बहुत देर लग गई, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। लता के कपड़े इस कदर गंदे हो गए थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। किरण के सामने खड़ी लता इस वक्त किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। एक वेटर किरण के पास आया और बोला, सॉरी मैडम, पर यह औरत अंदर आने के लिए झगड़ा कर रही थी। उसका कहना है कि वो आपसे मिलना चाहती है। हमें इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें डर था कि वह कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए।
इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ आ गए थे। इस वजह से आपका ऑर्डर लेट हुआ, पर मैं अभी आपकी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। किरण ने उस वेटर को रोका और पूछा, ये मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? इसके जवाब में वेटर ने कहा, ये औरत अपने साथ चाकू लेकर आई है, पर आप टेंशन मत लो मैडम, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, वो लोग अभी यहाँ पहुंच जाएंगे। यह सुनकर किरण भी घबरा गई, लेकिन जब उसने लता के हाथ में पकड़ी चीज़ को ध्यान से देखा, तब उसने चैन की सांस ली। दरअसल वो चाकू थोड़ा अलग टाइप का था, जिसमें गमलों में फूल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चाकू खास उसी काम के लिए बनाया गया था। किरण ने वेटर से कहा, वो मेरी दोस्त है, उसे अंदर आने दो। ये जानकर कैफे के स्टाफ को भी थोड़ा अजीब लगा कि इतनी अमीर औरत की दोस्त ऐसी कैसी हो सकती है। हालांकि जब किरण ने कह दिया था तो उन लोगों की लता को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। किरण ने लता को अंदर तो बुला लिया था, पर वो थोड़ी दुविधा में थी। इसलिए उसने सोचा कि लता से थोड़ा सतर्क रहना ठीक रहेगा। लता भी काफी चिढ़ी हुई थी। वो बड़बड़ाने लगी, ये कैफे वाले पागल हैं क्या? अगर मुझे किसी को मारना होता तो ये फूल वाला चाकू थोड़ी लेकर आती, बड़ा वाला छुरा लेकर आती ना। इतना कहने के बाद लता ने किरण को सफाई दी। दरअसल ये लोग मुझे अंदर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे देखकर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं इस कैफे में एक कॉफी भी ऑर्डर कर सकती हूँ। किरण नहीं चाहती थी कि कोई उसे उस कैफे में पहचान ले, इसलिए उसने अपने सिर पर स्कार्फ लपेट रखा था और चेहरे पर बड़े से सनग्लासेस पहन रखे थे। उसने दबी हुई आवाज में लता से कहा, पहले टेबल पर चलो, यहाँ पर कोई तमाशा मत करो। लता किरण के पीछे पीछे अंदर गई। वो दोनों कोने के एक टेबल पर जाकर बैठ गए। कैफे में सब लोग अजीब नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। किरण ने लता से कहा, ये कैफे वाले बोल रहे हैं उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, इसलिए पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच जाएगी। मुझे नहीं जानना कि तुमसे किस वजह से इस चाकू को अपने पास रखा है। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो, मैं पुलिस के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ना चाहती हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी से कह दो और निकलो। लता भी अपनी तैयारी के साथ आई थी। उसने कम शब्दों में अपनी बात कही, किरण जी, लगता है आजकल आपने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। फिलहाल जिंदल ग्रुप के ऑफिस में बहुत कुछ चल रहा है। आपका बेटा भले ही कंपनी का सीईओ बन गया है, पर वो एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे बैठकर कबीर ही कंपनी चला रहा है। आपके बेटे को उसकी हर बात सुननी पड़ रही है। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अंतरा ने भी वापस ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। ये सुनने के बाद किरण चैन से कैसे बैठ सकती थी। उसने तुरंत पूछा, पर अंतरा ऑफिस क्यों जा रही है? अब तो उर्वशी ने उसकी जगह ले ली है ना, और वही लग्जरी अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट देख रही है। लता ने खुद पर गर्व करते हुए कहा, मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों मियाँ बीवी से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कबीर भले ही रिटायरमेंट लेने की बात कर रहा होगा, पर उसकी कंपनी में सबके सब उसके वफादार हैं। भले ही उसने अपनी राजगद्दी नैतिक को सौंप दी है, पर कंपनी का राजा अभी तक वही है। सारे फैसले कबीर ही लेता है। नैतिक को सिर्फ बॉस होने का नाटक करना पड़ता है। आप जरा सोचिए कि कबीर अंतरा के प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसे ऑफिस क्यों भेजेगा, और अंतरा भी उर्वशी की असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, कबीर और अंतरा इस कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। यह सब सुनने के बाद भी किरण दुविधा में थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो देख रही थी कि नैतिक काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। किरण को भी लग रहा था कि शायद नैतिक को अब बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्या ये सब भी नैतिक का नाटक था? लता ने अपनी बात आगे बढ़ाई, कबीर और अंतरा उर्वशी को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहते हैं। उर्वशी 2 दिन से ऑफिस नहीं गई है, और आप तो जानते हो कि उर्वशी कितनी स्मार्ट है। अगर वो अंतरा को हरा नहीं पाएगी तो आप अंतरा का मुकाबला कैसे करोगे? और एक बात कहती हूँ, बुरा मत मानना, पर उन दोनों ने आपके बेटे को अपना बिजनेस सौंपने का नाटक किया है। उस वक्त से आपका बेटा और आप दोनों ही बहुत खुश हो। यह बात जानकर अंतरा और कबीर अपने घर पर बैठकर आप पर हंसते होंगे और एक दूसरे से कहते होंगे
कि इन माँ बेटे को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। किरण कुछ कहने जा रही थी, पर उससे पहले वो वेटर आ गया। उसने किरण की कॉफ़ी टेबल पर रखी और कहा, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आपका ऑर्डर सर्व करने में बहुत टाइम लग गया। किरण ने खुद को संभाला और वेटर से कह दिया, कोई बात नहीं। वेटर के जाने के बाद किरण ने लता की तरफ देखा। लता की बात सुनकर किरण अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी। कुछ सोचते हुए उसने लता से कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना? अगर तुम जो बोल रही हो वो काम तुमने कर दिखाया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए जरूर दूंगी। लता मुस्कुराई और बोली, मैंने आपको जो बताया है वो मैं करके दिखाऊंगी। इसलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए कह रही थी, ताकि आपको समझा सकूं कि अब करना क्या है। लता ने अपनी बात कहने के बाद अपने साथ लाया हुआ चाकू टेबल पर रखा और किरण की तरफ आगे किया। किरण को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हुआ। उसने लता से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में लता ने किरण से कहा, अगर आपको यह मामला हमेशा के लिए सुलझाना है तो आफत की जड़ को काटना पड़ेगा। आपको अपनी सास का किस्सा ही खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर किरण की आंखें चौड़ी हो गई। उसने लता से पूछा, तुम मेरी सास के साथ आखिर करना क्या चाहती हो? यहाँ पर लता और किरण की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ सतीश अग्रवाल के घर में खामोशी छाई हुई थी। घर के सारे नौकर चुप थे। वो लोग जब घर में चल भी रहे थे तो दबे पांव चल रहे थे, ताकि कोई आवाज ना निकले। उर्वशी के कमरे में सतीश और उर्वशी के बीच बातें हो रही थी। उर्वशी का मूड बहुत ही खराब था, इसलिए सतीश ने उसको मनाते हुए कहा, बेटा तुम कब तक खामोश रहोगी? मैं समझ रहा हूं कि तुम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन जिंदल परिवार ने इस बार हमें बहुत इज्जत दी है। वो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। उसके बदले में हम लोग जाकर उनके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं ना? उर्वशी को अपनी तारीफ वाली बात से अब बहुत इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि उसके पापा यह बात समझ नहीं रहे थे कि जिंदल परिवार उर्वशी की तारीफ करने का सिर्फ नाटक कर रहा है और बाहर वाले सब लोग इस तमाशे का मजा लेकर उस पर हंस रहे हैं। हालांकि सतीश को इस बात का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो तो यह सोचकर खुश था कि उसकी बेटी अब सेलिब्रिटी बन गई है। उसकी काबिलियत की लोग तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी इज्जत बढ़ गई है। उर्वशी ने अपना गुस्सा दबाया और सतीश को समझाया, पापा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो लोग मुझे लिटरली टॉर्चर कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अभी अभी तो मैंने कंपनी ज्वाइन की है, अभी तक पूरे स्टाफ से भी मेरी पहचान नहीं हो पाई और उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका नुकसान हो गया तो वो लोग तो मुझे ही ब्लेम करेंगे ना? सतीश ने अपना सर ना में हिलाया और उर्वशी से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, मेरी अशोक से फ़ोन पर बात हुई थी। वो भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। वो बता रहा था कि ऑफिस से आने के बाद नैतिक सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें करता है। नैतिक को भी यही लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। पूरी कंपनी में सब लोग तुमसे सीखना चाहते हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। अगर किसी वजह से तुम ये प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं कर पाई ना, तब भी जिंदल परिवार तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। और जैसा कि तुम कह रही हो कि उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए यह प्रोजेक्ट दिया है और तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो भी गई, तब भी नुकसान तो उन लोगों का है ना। इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उर्वशी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, पापा मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो। हालांकि उर्वशी अपनी बात पूरी करे उससे पहले सतीश ने कहा, बेटा पहले तो तुम शांत हो जाओ। ठीक है, अगर तुम पर इतना ही प्रेशर है तो मैं कल ही जाकर अशोक से मिलता हूँ और उसे बता दूंगा कि तुम अब से कंपनी में काम नहीं करोगी। ठीक है, बस खुश? इसके जवाब में उर्वशी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता पापा। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। उन लोगों को फिर से मेरा मजाक उड़ाने का बहाना मिल जाएगा। सबको लगेगा कि मैं नाकामयाब रही और अगर यह सब हुआ तो फिर यह जैनी की जीत कहलाएगी। अब सतीश भी थोड़ा चिढ़ गया था। उसने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम जिंदल ग्रुप में काम करके खुश नहीं हो, लेकिन वहां से काम छोड़ना भी नहीं चाहती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए तुम ही बता दो कि मैं क्या करूं। अशोक मेरा दोस्त है, इसलिए मैं।
सतीश आगे बोले, उसके पहले उर्वशी ने कह दिया, प्लीज पापा, आप अपनी दोस्त की बात मत ही करो, क्योंकि आप अपने उस दोस्त को ठीक तरह से जान नहीं पाए हो। अगर उनके पास जाकर आपने कुछ भी कहा तो वो यही बोलेंगे कि उनके फैमिली बिजनेस से अब उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सब उनके बच्चे संभाल रहे हैं। इसके जवाब में सतीश ने कहा, तो फिर मैं सीधा नैतिक से बात करता हूँ। यह सुनने के बाद उर्वशी को अब सब्र नहीं हो रहा था। वो सतीश का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर लेकर आई और कहा, पापा, अभी मुझे भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे सोचने दीजिए कि अब क्या किया जाए। पर जो भी हो, मैं हार तो नहीं मानने वाली। जैनी ने मेरा बहुत तमाशा बना लिया। अब मैं भी किसी न किसी तरीके से उसका तमाशा बना कर रहूंगी। सतीश उर्वशी को समझाने जा रहा था, पर उससे पहले उर्वशी ने अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उर्वशी ने 3 दिन तक घर पर रहकर आराम किया और जब वो वापस ऑफिस आई तब एकदम फुर्ती में लग रही थी। उसने काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, अच्छा खासा मेकअप लगाया हुआ था। उसने काले और लाल रंग की हाई हील्स पहनी हुई थी। बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से लेकर अपनी कैबिन में पहुंचने तक जितने भी लोग उसे रास्ते में मिले, उनके सामने वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ तक कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय के लिए वो चॉकलेट भी लेकर आई थी। वो सुबह सुबह खुद सबके डेस्क पर जाकर उन्हें चॉकलेट दे रही थी। उर्वशी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी गाइस, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई थी, पर इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज होने के नाते मेरी गैर मौजूदगी में काम ना रुके, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी और आप लोगों ने मेरे बिना कोई काम रुकने नहीं दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो थैंक यू के लिए मैंने अपने एक दोस्त से खास स्विट्जरलैंड से यह चॉकलेट्स मंगवाई है। हालांकि यह इतनी महंगी नहीं है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मीठा खाने से सबका मूड अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से पूरा करके कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। उर्वशी ने बहुत ईमानदारी से यह स्पीच दी थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर उर्वशी को हो क्या गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि 3 दिन तक उर्वशी ऑफिस नहीं आई थी। इसलिए सबको यही लग रहा था कि अब उर्वशी कभी नहीं लौटेगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो वापस भी आएगी और सबके लिए ऐसे गिफ्ट भी लेकर आएगी। उसके मूड से तो यही लग रहा था कि वो अच्छा काम करने के इरादे से आई थी। अंतरा और निशांत ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे में पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। अंतरा उर्वशी की असिस्टेंट थी और उर्वशी सबको चॉकलेट बांटना चाहती थी। इस वजह से अंतरा को उसके साथ चलना पड़ रहा था। हालांकि उर्वशी उसे कुछ भी नहीं करने दे रही थी। चॉकलेट का बड़ा बॉक्स भी उर्वशी ने खुद उठा रखा था। एक औरत होते हुए भी इतना वजन उठाना उर्वशी के लिए काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से उर्वशी ने हाई हील्स पहन रखी थी। जो लोग हाई हील्स में अच्छी तरह चल चल पाते थे, उन लोगों को देखकर अंतरा को हमेशा जलन होती थी, क्योंकि उसे कभी भी हाई हील्स कंफर्टेबल नहीं लगते थे। उर्वशी से पहले ऐसा टैलेंट अंतरा ने सिर्फ गायत्री में देखा था। उर्वशी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप सबसे एक और बात कहनी थी। भले ही जैनी मेरी असिस्टेंट है, पर उसके टैलेंट का कोई जवाब नहीं है और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितनी काबिल है और वो अपने काम के लिए काफ़ी पैशनेट भी है। देखो ना, प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो ऑफिस आ रही है और इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर रही है। जैनी के डेडिकेशन ने मेरे दिल को छू लिया है, पर हम लोगों को उसकी तबीयत भी देखनी चाहिए। इसलिए अब से इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोगों में से किसी को कुछ भी बात करनी हो तो सीधा मेरे पास आना। मैं आप लोगों के ईमेल और कॉल्स का जवाब 24 घंटे दूंगी। यह कहने के बाद उर्वशी सबके सामने देखते हुए एक बार फिर मुस्कुराई और फिर अपने कैबिन की तरफ चली गई। अंतरा भी उसके पीछे जा रही थी, पर निशांत ने उसे रोक लिया और कहा, मैडम, ये सब चल क्या रहा है? लगता है उर्वशी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अंतरा ने अपने कंधे उछाले और जवाब दिया, अगर वो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यह सुनकर निशांत ने पूछा, पर इस अपार्टमेंट का डिज़ाइन आपकी माँ का था। कोई और इस प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट ले, वो आपको चलेगा? अगर सच में उर्वशी ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वो पूरी इंडस्ट्री में फेमस हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए आपने और बॉस ने जो भी मेहनत की है उसका मीठा फल बैठकर वो खाएगी। अंतरा हल्के से मुस्कुराई और बोली, तो और हम कर भी क्या सकते हैं? उर्वशी को सबक सिखाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट तो खराब नहीं कर सकते ना। निशांत ने बजट बनाया था, इसलिए उसे ही पता होगा कि इस प्रोजेक्ट पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसे भी यह डर था कि अगर नुकसान हुआ तो उसका असर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल चेन पर पड़ेगा। निशांत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, तो अब हम क्या करेंगे मैडम? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, फिलहाल इतनी टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। पहले देखते हैं उर्वशी का इरादा क्या है। इस बात को एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उर्वशी ने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। उल्टा वो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो वापस अपने कॉलेज में पहुंच गई हो। वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करने लगी। डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बाकी के लोग तो उर्वशी की कोई मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो वो अंतरा के पास आती थी और समझाती थी। शुरू शुरू में अंतरा को भी हैरानी होती थी कि उर्वशी अपना ईगो साइड पर रखकर उसके पास सीखने के लिए कैसे आ सकती है। हालांकि उर्वशी के बर्ताव से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई चाल या साजिश कर रही हो। अंतरा कभी कभी उसे लेक्चर देती है, लेकिन उर्वशी आर्किटेक्चर फाउंडेशन ही भूल गई थी, इसलिए कभी उसे समझ आता था तो कभी नहीं। अंतरा को कभी कभी शक होता था कि उर्वशी आर्किटेक्चर सीख भी पाएगी या नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तब एक दिन ऐसी खबर आई जिसने जिंदल ग्रुप कंपनी को हिलाकर रख दिया। ये खबर किसी भूकंप से कम नहीं थी। लग्जरी अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का डिप्टी चीफ डिज़ाइनर, जो कि निशांत का असिस्टेंट भी था, वो अचानक कंपनी छोड़कर चला गया। ना सिर्फ वो जॉब छोड़कर गया, पर अपने साथ लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स भी लेकर गया। डिज़ाइन डिपार्टमेंट से कुछ डिज़ाइनर्स भी उसके साथ चले गए थे। उन सब लोगों ने जाकर एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। उस कंपनी का नाम था AR कॉरपोरेशन। इत्तेफाक से यह नाम मिस्टर शैडो की RA कॉरपोरेशन से बिल्कुल मिलता था, पर मुंबई शहर को पता था कि RA कॉरपोरेशन मिस्टर शैडो ने शुरू किया था और काफ़ी वक्त तक ये कंपनी बहुत रहस्यमयी रही थी और फिर आखिर में उसे जिंदल ग्रुप के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब कबीर जिंदल ने जिंदल ग्रुप के CEO की पोजीशन से रिटायरमेंट ले ली थी और अपनी जगह छोटे भाई को दे दी थी। यहाँ तक कि उसने अपने पास उसके शेयर्स भी नहीं रखे थे। इस बात को लेकर पूरे बिजनेस सर्कल ने कबीर जिंदल की बहुत तारीफ की थी। लेकिन अब रातों रात एक नई कंपनी खड़ी हो गई थी जिसका नाम भी RA कॉरपोरेशन से बहुत मिलता जुलता था और उस कंपनी ने जिंदल ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से बिजनेस सर्कल में बातें होने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैतिक जिंदल को जिंदल ग्रुप का पूरा बिजनेस सौंप दिया गया। इस बात से कबीर जिंदल नाराज था, जिसकी वजह से कबीर ने फिर से अपनी नई कंपनी शुरू की, क्योंकि पूरे मुंबई शहर में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो कि इतनी काबिल हो कि जिंदल ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को अपने पास बुला सके। ये सब सोचने के बाद इस नई कंपनी से सब लोग डरने लगे थे कि कहीं उनकी कंपनी के एम्प्लॉय भी काम छोड़कर उस कंपनी में ना चले जाएं। सब जानते थे कि कबीर जिंदल ज़्यादा किसी से मिलता नहीं था। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होने के बावजूद उसने किसी न्यूज़पेपर को या तो न्यूज़ चैनल को आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था। अगर कबीर जिंदल की शादी के फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए गए होते तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो दिखता कैसा है। इन सब बातों की वजह से लोगों को मिस्टर शैडो का कैरेक्टर पता नहीं था। उन लोगों ने मिस्टर शैडो पर सिर्फ दो ही लेबल लगा कर रखे थे, एक रहस्यमय और दूसरा पावरफुल। और AR कॉरपोरेशन रातों रात खड़ी की गई कंपनी थी जो कि काफ़ी रहस्यमयी था। इस वजह से लोग यह समझने लगे थे कि मिस्टर शैडो जैसे रहस्यमयी और पावरफुल आदमी के साथ जिंदल परिवार ने अन्याय किया था। इसलिए इस वजह से उसने खुद की काबिलियत के दम पर
नई कंपनी शुरू कर दी होगी और इस बात का लॉजिक भी ठीक लग रहा था। दूसरी तरफ इस धमाके की वजह से पूरा का पूरा जिंदल ग्रुप हिल गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी कुछ होगा। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में निशांत और रमाकांत ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। जो भी एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़कर गए थे वह अपने साथ लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के सारे ब्लूप्रिंट्स और डेटा लेकर चले गए थे। इस वजह से प्रोजेक्ट का काम भी रुक गया। हालांकि किसी को यह नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग उन ब्लूप्रिंट और डेटा का करेंगे क्या। निशांत ने खुद को अपने कैबिन में बंद कर लिया था और पूरा दिन सिगरेट पीता रहा और रमाकांत की हालत तो और ख़राब थी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस वजह से उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था, इसलिए अब वो ऑफिस का टेंशन नहीं ले सकता था। जब अंतरा ने यह खबर सुनी तो उसे हैरानी भी हो रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उस वक्त वो होटल सहारा के रूम नंबर 607 में थी। मिस्टर शैडो अंतरा के पैरों की मसाज कर रहा था। जब अंतरा ने मिस्टर शैडो को ये बात बताई तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, पूरे मुंबई शहर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रातों रात एक रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर सके और हमारे एम्प्लॉयज़ को हमसे भी ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर सके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। यह किसी आम बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। मुंबई में ऐसे पावरफुल बिजनेसमैन बहुत कम हैं। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो मतलब आपको अंदाज़ा आ रहा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं कि वह कौन है। खैर, कल एक बार गायनाकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे पैरों की सूजन कुछ ज़्यादा ही लग रही है। इसलिए एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा को समझ आ गया कि उसे नई कंपनी AR कॉरपोरेशन के बारे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए अंतरा ने भी उस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं की। उसने मिस्टर शैडो की बात का जवाब देते हुए कहा, प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन होना आम बात है। आपको तो पता ही है ना, मिस्टर शैडो ने कहा। मुझे पता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही सूजन दिख रही है। एक बार कल डॉक्टर से मिल ही लेते हैं। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो ने एक बार जो तय कर लिया वो करके ही रहेगा, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं की। वो दोनों फिर एक बार होटल सहारा में रहने लगे थे, जिसकी वजह से उन लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। हालांकि इस बार एक चीज़ उल्टी थी। पहले मिस्टर शैडो ऑफिस जाता था और अंतरा घर पर रहकर काम करती थी और घर की देखभाल करती थी। लेकिन इस बार अंतरा ऑफिस जा रही थी और मिस्टर शैडो घर पर रहकर घर का सारा कामकाज करता था। हर एक चीज़ जो कि अंतरा पहले मिस्टर शैडो के लिए करती थी, अब वो मिस्टर शैडो अंतरा के लिए कर रहा था। अंतरा ने पूछा, क्या आप अब सच में हमेशा के लिए रिटायर होने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ मेरा ड्राइवर बन के आपका टैलेंट वेस्ट होने वाला है। मिस्टर शैडो मुस्कुराया और अंतरा के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने 10 सालों से ज़्यादा इस कंपनी पर मेहनत की है और जो कुछ मैंने 10 साल में हासिल किया है वो काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे फिर से कोई काम करना चाहिए। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि बिना काम किए मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मैं पैसों की बात नहीं कर रही थी। मिस्टर शैडो ने कहा, मेरी रिटायरमेंट की खबर जानकर सब लोग हैरान हैं और तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम भी हैरान हो। पर मुझे अब एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहां पर सिर्फ शांति हो। अब मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं और तुम्हारे साथ मिलकर हमारे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूं। अब सिर्फ ऐसी ज़िंदगी चाहिए बस। अंतरा को मिस्टर शैडो की बात समझ आ रही थी। उसने मजाक में कहा, अगर रुद्र की माँ को पता होता कि आप इतने नेक दिल हो तो शायद आपको मारने की कोशिश नहीं करती, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज उन लोगों के परिवार की जो हालत है वो नहीं होती। अचानक से उसे रुद्र याद आ गया था। इस बात से अंतरा को भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी एक दौर था जहां पर उसकी ज़िंदगी में रुद्र था। हालांकि यह वक्त बहुत अजीब चीज़ है।
वक्त के साथ साथ यादें भी धुंधली हो जाती हैं। मिस्टर शैडो किसी गहरी सोच में था। उसने कहा, कोई भी इंसान कभी भी सामने वाले का स्वभाव देखकर बर्ताव नहीं करता। वो हमेशा सिचुएशन देखकर कुछ करता है। जैसे कि आंटी को ही देख लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जिंदल ग्रुप नैतिक को सौंप दिया तो वो अपने दिल में मेरे लिए बैर नहीं रखेगी? यह सुनकर अंतरा थोड़ी चौंक गई। उसने पूछा, क्या आंटी फिर आपके साथ कुछ करने वाली है? आपको यह बात पहले से कैसे पता चल गई? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं लगा, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। 4 साल पहले उस हादसे ने हमसे हमारे बच्चे को छीन लिया था और उसके बाद तुम मुझसे गुस्सा होकर चली गई थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि रुद्र की माँ और आंटी दोनों ही अपने बच्चों के लिए गलत रास्ते पर चलने के लिए भी क्यों तैयार हो गए थे। तुम इतनी स्मार्ट हो, फिर भी जब तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन गया तब तुमने सुध बुध खो दी थी। तो उन दोनों को तो उतनी समझ ही नहीं है, लेकिन वो दोनों माँ हैं, ये बात तो हकीकत है। जब मैं आहूजा परिवार में था तब मैं सौतेला बेटा था और अब जिंदल परिवार में भी सौतेला बेटा ही हूँ। इसलिए जाहिर सी बात थी कि दोनों माओं को डर लगा रहेगा कि एक सौतेला बेटा उनके सगे बेटे का हक ना छीन ले। मिस्टर शैडो के शब्द बेबस और दुखी थे। अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर शैडो की दोनों परिवारों में एक जैसी सिचुएशन थी और अगर जिंदल परिवार में दादी ने मिस्टर शैडो को अपनाया नहीं होता और उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो वहां पर भी उसका बचपन दुख में बीतने वाला था। ये सब सोचते हुए अंतरा ने मिस्टर शैडो को गले लगा लिया। दूसरी तरफ नई रियल एस्टेट कंपनी एआर कॉरपोरेशन ने पूरे जिंदल ग्रुप के नाक में दम कर रखा था। जिंदल ग्रुप के डिज़ाइन डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के चले जाने की वजह से काम का प्रेशर बढ़ गया था। निशांत और संजीव लगभग 24 घंटा ऑफिस में बैठकर काम करते थे। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी बैठकर ओवरटाइम करना पड़ रहा था। एचआर डिपार्टमेंट भी ज़्यादा सैलरी और अच्छे खासे बेनिफिट्स ऑफर करके डिज़ाइन डिपार्टमेंट में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आते थे उनमें बहुत से लोग सुटेबल नहीं होते थे और बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस कम था। इस वजह से अगर उनको हायर भी किया जाता तब भी उन्हें ट्रेनिंग देने में महीनों लग जाते। तो कंपनी की मुश्किलें कम करने के बदले वो लोग काम और धीमा कर देते। नैतिक भी इतना टेंशन में था, वो घर पर ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था। ऑफिस से घर आते ही वो खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लेता और पागलों की तरह रिसर्च करता और सोचता रहता कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। नैतिक दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। किरण को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी, पर अपने बेटे की कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। इस वजह से खुद पर ही उसे गुस्सा आता। एक रात ऐसे ही नैतिक अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब किरण ने आकर नैतिक के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बेटा, मैं खाना लेकर आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। नैतिक ने कह दिया, मुझे भूख नहीं है मॉम। दरवाजे के बाहर से किरण ने कहा, बेटा, तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह कबीर है। मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसा भाई है। दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपनी कंपनी तुम्हें दे दी, लेकिन अब उसने खुद की नई कंपनी खोली है और तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या उसे शर्म नहीं आती कि एक टाइम पर जो कंपनी उसकी खुद की थी उसे वह बर्बाद करने पर तुला है? ये सुनकर नैतिक ने उठकर दरवाज़ा खोला और किरण ने कहा, मॉम, जो चीज़ आपको पता नहीं है उस बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। भाई का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में किरण ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वह कंपनी कबीर ने खड़ी नहीं की है? मैंने न्यूज़ में पढ़ा, सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी रहस्यमयी कंपनी कबीर के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। नैतिक ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, मैंने पता किया है, उस कंपनी के इंचार्ज कोई औरत है और वो भी आपकी उम्र की है। वो अब्रॉड रहती थी और अभी हाल ही में इंडिया लौटी है। अब उस औरत का भाई से कैसा रिश्ता हो सकता है? किरण ने भी गुस्से से कहा, सब लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे जैसी हाउसवाइफ को भी पता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो मालिक हो उसी ने वो कंपनी खड़ी की हो। इसलिए तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो
हो सकता है कबीर ने उसे अब्रोड से बुलाया हो और दुनिया को दिखाने के लिए उसे मालिक बना दिया, ताकि किसी को पता न चले कि वह कबीर की ही कंपनी है। नैतिक ने बेबसी से अपना सर ना में हिलाया। उसे पता था कि वो कितनी भी कोशिश करे, उसकी माँ उसकी बात नहीं समझने वाली, इसलिए उसने बहस करना छोड़ दिया। नैतिक को पानी पीना था, इसलिए वो अपने बेडरूम से बाहर आया और किचन की तरफ जा रहा था। तब तक अशोक भी घर में दाखिल हो गया। नैतिक अपने बेडरूम से हॉल में आ गया था। किरण भी उसके पीछे बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अशोक ने देखा कि किरण चिड़ी हुई है, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया। हालांकि अशोक को देखते ही किरण ने ताना दिया, घर में महाभारत चल रही है पर भीष्म पितामह को कोई पड़ी ही नहीं है। ये सुनकर अशोक भी चिढ़ गया। उसने कहा, कबीर ने अब सब कुछ नैतिक के नाम कर दिया है ना, तो और क्या चाहिए तुम्हें? इसके जवाब में किरण ने कहा, लेकिन वो आपका लाडला बेटा। किरण आगे कुछ कहे उसके पहले नैतिक ने किरण को टोक दिया। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि भाई हमारे साथ बुरा करता है। वो इस परिवार का बड़ा बेटा है। उसने जिंदल ग्रुप के साथ साथ अपनी मेहनत से खड़ी हुई कंपनी भी मुझे सौंप दी। इससे एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि वो कितना नेक दिल है, पर आप अभी तक नहीं समझ पाई। और मेरे कंपनी टेक ओवर करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है उसे सुलझाने की जिम्मेदारी मेरी है, और अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें भाई की क्या गलती है? यह सुनकर किरण का चेहरा काला पड़ गया। उसने नैतिक से कह दिया, ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अपने बेटे की फिक्र करना भी आजकल गुनाह बन गया है। मुझे नहीं पता था कि आज के बच्चों को अपनी सगी माँ से ज्यादा सौतेले भाई की पड़ी होती है। अब से मैं तुम्हारे इस मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी, ठीक है? ये सब बोलने के बाद किरण अपने बेडरूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने के बाद अशोक ने नैतिक से पूछा, वैसे क्या प्रॉब्लम हो गई है बिजनेस में? नैतिक ने बताया, कुछ नहीं डैड, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के कुछ खास एम्प्लॉयज जॉब छोड़कर चले गए हैं और उन लोगों ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। और ये भी ऐसे वक्त पर हुआ है जब लग्जरी अपार्टमेंट का काम प्रोग्रेस में है। हमें इस वक्त ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, पर अब किया भी क्या जा सकता है? ये सुनकर अशोक ने कहा, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को पूरा हक होता है कि अगर वो उस कंपनी में काम करके खुश नहीं है तो वो कभी भी काम छोड़ सकता है। अगर तुमसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो जाकर कबीर से बात करो और पूछो कि इस प्रॉब्लम का क्या किया जाए। इसके जवाब में नैतिक ने कहा, नहीं पापा, भाभी की प्रेगनेंसी की वजह से उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और बड़ी मुश्किल से भाई को अब भाभी का ख्याल रखने का वक्त मिला है। मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पहले मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसके बाद ही मैं भाई के पास जाऊंगा। यह बात सुनकर अशोक ने नैतिक को शाबाशी दी। वेरी गुड बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना कहने के बाद अशोक ने टॉपिक बदलते हुए कहा, खैर, मुझे तुम्हें यह बताना था कि इस वीकेंड पर फ्री रहना। तुम्हारी बहन की शादी तय करने के लिए हम लोग ऋषभ से फैमिली डिनर पर मिलने वाले हैं। यह सुनकर नैतिक ने हामी भरी। पलक झपकते ही वीकेंड आ गया। दोनों परिवारों ने एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में डिनर प्लान किया था। जब अंतरा और मिस्टर शैडो वहां पहुंचे तब विक्रांत और उसका परिवार होटल पहुंच चुका था। विक्रांत खुद दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उन दोनों के आते ही विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का वेलकम किया और फिर अंतरा से कहा, मेरी और कबीर की सालों पुरानी दोस्ती है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग आगे चलकर समधी बनेंगे। मिस्टर शैडो भी विक्रांत की बात से सहमत था। उसने कहा, वैसे तो हम लोग दोनों सिर्फ समधी नहीं बनने वाले, क्योंकि अंतरा और तन्वी दोनों बहनें जैसी हैं, इसलिए हम दोनों साड़ू भी बनेंगे। यह सुनकर विक्रांत हंस पड़ा। उसके बाद उसने एक आह भरी और कहा, हाँ, लेकिन आज शायद दोनों बहनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं तन्वी को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि वो आगे चलकर ऋषभ की भाभी बनने वाली है, इसलिए आज उसका यहाँ रहना ज़रूरी था। पर यहाँ आकर वो मुझे बोली कि वो वॉशरूम जा रही है और फिर लौटी ही नहीं। इस बात को आधा घंटा हो चुका है
और उसका फ़ोन भी बंद है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और उसने विक्रांत से पूछा, आपकी कंपनी ने एक नई सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, जिसका नाम नेहा चोपड़ा है? यह सुनकर मिस्टर सैडो हैरान रह गया। उसने अंतरा से पूछा, तुम्हें कैसे पता? अंतरा ने विक्रांत की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। पहले आपकी कंपनी ने तन्वी की वजह से किसी भी नई फीमेल सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन अब अचानक से आपने ऐसा किया है। और इतना ही नहीं, फिल्म में उसके डेब्यू के लिए काफ़ी सारा पैसा भी खर्च किया है। अंतरा की बात सुनकर विक्रांत ने अपना सिर पीट लिया। तो क्या तन्वी इस बात के लिए मुझ पर गुस्सा है? अंतरा ने कहा, मुझे तो यही लगता है। खैर, इस नेहा चोपड़ा में ऐसी क्या खास बात है जो आप उसे इतना सपोर्ट कर रहे हो? इसके जवाब में विक्रांत ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर नेहा का बैकग्राउंड सुनकर किसी को भी उस पर दया आ जाएगी। उसके पिता ने जुए में उन लोगों का सब कुछ लुटा दिया और कर्जा बढ़ने के बाद वो अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। अब उसके घर में सिर्फ नेहा और उसकी पैरालाइज्ड माँ है। अगर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो वो अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पाती। ऐसी हालत में मैं किसी को अकेला कैसे छोड़ देता? विक्रांत की बात सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि नेहा की कहानी कुछ सुनी सुनी सी लगती है। थोड़ा सोचने के बाद अंतरा को याद आया कि देविका सक्सेना की भी बिल्कुल यही कहानी थी। मिस्टर सैडो को भी ये बात तुरंत याद आ गई। देविका वही थी जिसकी वजह से 4 साल पहले होटल सहारा के रूम में आग लगी थी। इस वजह से अंतरा और मिस्टर सैडो को जुदा होना पड़ा था। मिस्टर सैडो को शक हुआ कि कहीं देविका नाम बदलकर वापस तो नहीं आ गई। उसने तुरंत विक्रांत को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम फिर एक बार इस नेहा चोपड़ा के बारे में ठीक से जानकारी हासिल करो। यह सुनकर विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कोई गड़बड़ लग रही है? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन सावधान रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ लोग च्युइंगम की तरह होते हैं। अगर च्युइंगम बाल से चिपक जाए तो च्युइंगम के साथ साथ बाल भी काटने पड़ते हैं। यह सुनकर विक्रांत के चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को भेजकर उस नेहा चोपड़ा के बारे में ठीक से जानकारी निकलवाता हूँ, क्योंकि अगर सच में उसकी वजह से मेरे और तन्वी के रिश्ते में दरार पड़ रही है तो हमें इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। तन्वी का मिजाज सब जानते थे। वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और जब उसे गुस्सा आता था तो किसी की भी नहीं सुनती थी। उन तीनों की बातें चल रही थी, तब तक दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, अरे कबीर और अंतरा आ चुके हैं। सॉरी, मैं तुम लोगों का वेलकम नहीं कर पाया। ऋषभ को देखते ही मिस्टर सैडो ने अंतरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर कहा, सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ। अब हम एक परिवार बनने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मुझे कबीर नहीं बल्कि इशिका की तरह भैया बोलना चाहिए। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराया और बोला, पहले शादी तो हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें ज़रूर भैया बोलूँगा। मिस्टर सैडो ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर पूछा, मतलब तुम्हें अभी भी शक है कि यह शादी होगी या नहीं? ऋषभ कोई जवाब दे उसके पहले इशिका की आवाज़ सुनाई दी, भैया भाभी आप लोग पहुँच गए। आज इशिका काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी। इन कपड़ों में वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसका यह रूप उसके ऑन स्क्रीन लुक से बिल्कुल उल्टा था। काफ़ी टाइम से इशिका एक बोल्ड सेलिब्रिटी रही थी, लेकिन जब ऋषभ उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया तो इशिका ने अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में एक पल भी नहीं सोचा। वैसे भी फीलिंग के मामलों में जो इंसान पहले प्यार में पड़ता है हमेशा उसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, खास करके जब वो एक लड़की या औरत हो। इशिका कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसे लगा था कि उसकी आवाज़ सुनकर ऋषभ उसे जाकर रिसीव करेगा, पर ऋषभ तो आखिर ऋषभ था। इशिका को लेने जाना तो दूर, उसने इशिका की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। इशिका शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, मॉम डैड भी आ गए क्या? अंतरा ने इशिका को जवाब दिया, नहीं, फिलहाल तो हम दोनों ही आए हैं। इशिका अंतरा के पास गई और कहा,
भाभी, आज यहाँ आने के लिए थैंक यू। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हो? हम लोग एक परिवार हैं और अगर तुम्हारी शादी तय हो रही है तो तुम्हारे भैया और मेरा आने का फर्ज बनता है। और तुम फिक्र मत करो, तुमने खुद ही हील्स पहन रखी हैं, इसलिए तुम्हें चलने में दिक्कत होगी। तुम्हारे भैया मेरा ख्याल रखेंगे। ऋषभ ने देखा कि मिस्टर सैडो ने अंतरा की कमर पर हाथ रखा हुआ था। ऋषभ यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी नज़रें फेर ली। एक पल के लिए उसकी आंखों को उदासी ने घेर लिया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अंतरा, वैसे तो तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कल का तो छोड़ो, अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है ये भी किसी को नहीं पता है। इसलिए तुम्हें इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि कबीर तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखेगा। ऋषभ की बातें सुनकर विक्रांत ने उसे टोका। ऋषभ, कबीर और अंतरा तुम्हारी फियोंसी के परिवार से हैं, इसलिए कोई भी बकवास मत करना। ऋषभ ने दलील की। पर मैंने क्या गलत बोला है भाई, तुम ही बताओ। कौन अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है? और मैं ये बात सिर्फ कबीर के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सबके बारे में बोल रहा हूँ। मैं, इशिका, तुम, तन्वी, कोई भी एक दूसरे को गारंटी दे सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर का जिंदगी भर ख्याल रखेगा, पर आगे क्या होगा कह नहीं सकते। विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए ऋषभ को डांटा। ऋषभ, मैंने कहा ना, आज के दिन ऐसी बकवास बातें मत करो। ऋषभ ने भी ज्यादा बहस ना करते हुए कहा। ठीक है भाई, जैसे तुम कहो। इतना कहने के बाद ऋषभ ने मिस्टर सैडो की तरफ देखा और कहा, आइए कबीर भैया, मेरे मॉम डैड अंदर इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। हालांकि मिस्टर सैडो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब तक अंतरा ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, इशिका ने हाई हील्स पहने हैं, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पाएंगी, तो तुम्हें उसे अंदर ले जाना चाहिए। हम तो खुद से भी अंदर आ जाएंगे। यह सुनकर इशिका ने मना किया। नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हील्स जितने हाई दिखते हैं उतने हैं नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। विक्रांत एक कदम आगे आया ताकि ऋषभ अंतरा की तरफ देख ना पाए और फिर उसने ऋषभ से कहा, तुम इशिका को अंदर लेकर जाओ। हालांकि ऋषभ कुछ बोले उसके पहले मिस्टर सैडो ने कहा, इशिका, अपनी भाभी को अंदर लेकर जाओ, मुझे विक्रांत से कुछ बात करनी है। मिस्टर सैडो ने भले ही ये कहा था कि उसे विक्रांत से बात करनी है, लेकिन सबको पता था कि असल में उसे ऋषभ से बात करनी है। इशिका ने हामी भरी और अंतरा को अपने साथ अंदर ले गई। उन लोगों के जाने के बाद अब युद्ध मैदान में सिर्फ 3 आदमी खड़े थे। अंतरा को जाते हुए देखकर ऋषभ ने मिस्टर सैडो को छेड़ा। बेचारी अंतरा का एक बार तुम्हारी वजह से मिसकैरेज हुआ, फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया और तुमसे शादी कर ली, और फिर एक बार वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो अब तुम्हें किस बात का डर है कबीर? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, मैंने अंतरा से बचपन से प्यार किया है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तो मुझे किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता था कि तुम जो भी कर रहे हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदल ग्रुप ऑलरेडी छोड़ दिया है। इसलिए मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें जिंदल ग्रुप को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद ऋषभ के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले, पर विक्रांत चौंक गया था। उसने पूछा, क्या ऋषभ जिंदल ग्रुप को बर्बाद कर रहा है? ऋषभ, सच सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस ऐसा लगा कि पिछले 30 सालों से मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, इसलिए मैंने बस अपना एक बिजनेस शुरू किया। और इत्तेफाक देखो, मैंने अपनी कंपनी शुरू ही की थी कि जिंदल ग्रुप से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम छोड़कर मेरी कंपनी में आ गए। अब अगर जिंदल ग्रुप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब छोड़ने से रोक नहीं पा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर विक्रांत ने कहा, ऐसे ही कोई क्यों आएगा? जरूर तुमने उन लोगों को कोई लालच दिया होगा। इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, भाई, तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि जिंदल ग्रुप अपने एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं? अगर मैं उन लोगों को उतनी सैलरी देने जाऊंगा
तो मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। हालांकि सबका किसी चीज को पसंद और नापसंद करने के पीछे मकसद होता है। हो सकता है कि उन लोगों को शायद अब हाई सैलरी की ज़रूरत ना हो और किसी और चीज़ की ज़रूरत हो जो कि उन लोगों को मुझसे मिलने की उम्मीद हो, इसलिए वो लोग अपनी जॉब छोड़कर मेरे पास आ गए। मिस्टर सैडो ने बेरुखी से बोला। शब्दों को बदलने से बात का मतलब नहीं बदलता ऋषभ। तुमने जो कहा उसका यही मतलब होता है कि तुम जिंदल ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को कोई तो लालच दे रहे हो, लेकिन तुमने ठीक कहा कि आखिर में चॉइस तो उनकी है कि उन्हें कहाँ पर काम करना है, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ भी बोलने का हक नहीं है। लेकिन मैं बस तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सारे एम्प्लॉयज़ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसका डिज़ाइन अंतरा की माँ ने बनाया था और अंतरा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ये लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बना रही थी। यह सुनकर ऋषभ को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम्हें पता है कबीर, मेरा भाई हमेशा मुझे बोलता था कि मेरे पास दिल नहीं है, पर मैं हमेशा उसकी बात नकार देता था। पर आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई सही था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मरे हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश का बोझ एक जिंदा इंसान पूरी जिंदगी क्यों उठाएगा। क्या अंतरा की मरी हुई माँ समझ पाएगी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश के चलते अंतरा को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। अंतरा को अपनी जिंदगी के बारे में छोड़कर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश के बारे में क्यों सोचना चाहिए। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ यह सुनकर शायद ऐसा लगेगा कि मैं खुद गर्ज हूँ, पर अगर अंतरा आज मेरे साथ होती ना तो मैं उसे इन बेकार के चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ने देता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ उसकी ज़िंदगी मायने रखती है। बाकी किसी भी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ उसकी खुशी कुछ इम्पोर्टेंट होती है। काफ़ी वक्त से अपने दिल में दबा कर रखी हुई बातें ऋषभ ने आज खुलकर बोल दी थी। इसके बाद उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। ऋषभ ने अपनी बात जारी रखी और आगे कहा, मैं मानता हूँ कि अंतरा ने सबसे पहले तुम्हें पसंद किया था और एक बार जुदा होने के बाद वापस से तुम्हें ही चुना है। उसने मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया और मैं समझता हूँ कि अंतरा को अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है, पर फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। अगर उसके लिए मुझे किसी को जान से मारना भी पड़ेगा तो मैं एक पल के लिए भी हिचकिचाऊंगा नहीं। ऋषभ की यह सब बातें सुनकर विक्रांत हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत ऋषभ को टोका, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? आज तुम्हारी शादी तय होने वाली है। अगर अशोक अंकल और आंटी ने ये बातें सुन ली। हालांकि विक्रांत अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही ऋषभ ने बोल दिया, हाँ तो सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी यह शादी मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अगर जिंदल परिवार ने इस शादी के लिए मना भी कर दिया और तुम लोग मेरे लिए अगर कोई दूसरी लड़की ढूंढ कर भी लाओगे तो मैं उससे भी शादी कर लूँगा। विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है ऋषभ? तुम आज नशा करके आए हो क्या? ऋषभ ने जमीन पर अपने परछाई को देखते हुए कहा, भाई तुम और मैं सच में बहुत बेचारे हैं। हम दोनों जिस भी औरत से प्यार करते हैं वो या तो बहुत स्मार्ट है या तो बहुत लकी। इस वजह से आखिर में हम दोनों का ही दिल टूटता है। आखिर ऋषभ उसका भाई था, इसलिए विक्रांत को पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ऋषभ बचपन से ही बहुत जिद्दी था, वो हमेशा अपने मन की करता था। हालांकि ऋषभ कितना भी जिद्दी हो, जिंदगी उसके हिसाब से तो नहीं चल सकती थी। ऋषभ और अंतरा की किस्मत में उन दोनों का एक होना नहीं लिखा था। विक्रांत ने एक आह भरी और ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो ऋषभ, अंतरा प्रेग्नेंट है तो अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। ऋषभ ने विक्रांत की तरफ देखा और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तो मैंने मान लिया ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानूंगा, और इसीलिए तो मैं आप लोगों की पसंद की लड़की इशिका से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। लेकिन कुछ तो मैं अपने मन की भी करूँगा ना, इसलिए मैंने AR कॉरपोरेशन शुरू किया है। इतना कहने के बाद ऋषभ मिस्टर सैडो की तरफ मुड़ा और कहा, कबीर तुम दुनिया की हर चीज़ अपने कंट्रोल में ले सकते हो, लेकिन मेरे दिल को नहीं। मैं अंतरा से प्यार करता हूँ
और ये करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। विक्रांत ने ऋषभ पर चिल्ला दिया। बस करो ऋषभ। ऋषभ ने विक्रांत से कहा। तुम टेंशन मत लो भाई, मैंने अभी एआर कॉरपोरेशन के बारे में जो भी कहा है वो हमारे द ग्रेट कबीर जिंदल जरूर चेक करवाएंगे, और अगर सच में मेरी कंपनी जिंदल ग्रुप को बर्बाद कर रही है तो कबीर मुझे छोड़ेगा नहीं। विक्रांत इन दोनों आदमियों के बीच फंस गया था, जिसमें से एक जिद्दी था, उसे चुप करना नामुमकिन था, और दूसरा बहुत देर से खामोश खड़ा था। अब विक्रांत को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यह मामला कैसे सुलझाए। मिस्टर शैडो ने कहा, तुमने सच कहा ऋषभ कि मैं तुम्हारे दिल को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जिंदल ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को अपने पास खींच लेना यह सब छोटी बातें हैं। ये सब मैं समझ सकता हूँ कि लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। यह सुनकर ऋषभ हंस पड़ा और बोला, ठीक है, अगर तुम यह सब भी समझ गए हो तो जब तुम्हारा वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा तब भी समझ लेना, ठीक है? मिस्टर शैडो ने कहा, ठीक है, और अगर उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। यह सुनकर ऋषभ चिढ़ गया। उसने कहा, ज़्यादा महान बनने का नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे जैसे पाखंडी लोगों से सख्त नफरत है, और ये मत समझना कि मैं अंतरा से प्यार करता हूँ तो उसके लिए तुमसे नफरत करना छोड़ दूंगा। मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मतलब तुम आज मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हो? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच की जंग कब की खत्म हो चुकी है। तुम जीत गए हो और मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जो यह चाहते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम इससे इतना दूर हो जाओ कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक ना देखनी पड़े, लेकिन वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। यह सुनते ही विक्रांत दंग रह गया। उसने ऋषभ से तुरंत पूछा, ये सब क्या कह रहे हो और कौन है वो लोग? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा दोस्त कबीर कितना काबिल है, कितना पावरफुल है। वो इस बात की जांच कर ही लेगा। और हाँ कबीर, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो गए और सच में तुम्हें जान से मार दिया तो अंतरा की फिक्र मत करना, उसके लिए मैं हूँ। उसके साथ साथ मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँगा। विक्रांत ने मिस्टर शैडो का गंभीर चेहरा देखा और फिर ऋषभ को टोका, तुम पागल हो गए हो क्या? खुलेआम ये सब बातें कर रहे हो? अगर ये सब इशिका ने सुन लिया होता तो?